अच्छा, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विजय साडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी। बात कर रहे हैं हम अमेंडमेंट्स की, जिसका आपको बहुत सब्री से इंतजार था। सबसे पहली बात, जो लोग नवंबर 20, दिसंबर 20 या फिर जनवरी 21 की एग्जाम दिए हैं एंड जिन लोगों के रिजल्ट आ गए हैं, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, या जनवरी 21 के जो स्टूडेंट्स हैं मे बी जिनका रिजल्ट आने वाला है एंड इफ एनी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनका अटेम्प्ट बन जाएगा मई 21, जून 21 या नवंबर 21, दिसंबर 21, अकॉर्डिंगली जो भी होगा। नाउ द पॉइंट इज कि अमेंडमेंट्स क्या क्या है और अमेंडमेंट्स को किस तरीके से कवर करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो लोग इन अटेम्प्ट्स के अंदर में थे, दैट इज नवंबर 20 बोलो आप, या फिर आप जनवरी 21 बोल दो आप। यहां से अब ये लोग जब शिफ्ट होंगे तो सबसे पहली बात जो है वो आ रहा है फाइनेंस एक्ट में चेंज। नाउ फाइनेंस एक्ट के अंदर में क्या चेंज है और क्या ये चेंज बहुत बड़ा है? आंसर इज यस। यहां तक आपको एप्लीकेबल था वो था फाइनेंस एक्ट 2019, और यहां से जो एप्लीकेबल है ये आपको एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2020। और मैं आपको बता दूं, फाइनेंस एक्ट 2020 आपको एप्लीकेबल है, आपको फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल नहीं है। तो जो बजट 2021 आया है इसका कुछ भी पार्ट आपको रेलेवेंट नहीं है, चाहे आप मई 21, नवंबर 21 दे रहे हो या फिर आप जून 21, दिसंबर 21 दे रहे हो। तो जो बजट अभी 2021 में आया वो आपको एप्लीकेबल नहीं, जो बजट 2020 के अंदर में आया था वो बजट आपको एप्लीकेबल है। 2020 के बजट की कुछ खास बातें बता दूं। बजट 2020 जब आया तो इसके बाद देश के अंदर में कोविड सिचुएशन लग गया, और कोविड सिचुएशन के बाद टैक्सेशन रिलीफ ऑर्डिनेंस 2020 आया। नाम बहुत बड़ा है, मैंने इसको बस बहुत छोटा कर दिया। सो अगेन आपको एक ऑर्डिनेंस आया, इस ऑर्डिनेंस के तहत भी कुछ चेंजेस आए। हालांकि इसके जो मेजर चेंजेस थे ये फाइनल लेवल पे थे, लेकिन इसके कुछ चेंजेस इंटर लेवल पे भी आए। सो आपको सिर्फ फाइनेंस एक्ट 2020 ही नहीं पढ़ना है, आपको जो ऑर्डिनेंस 2020 आया है इसके भी कुछ रेलेवेंट पोर्शन आपको यहां पे पढ़ने पड़ेंगे। आपको पता होगा इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट कौन कौन से टॉपिक के अंदर में आया है, इस बारे में मैं आपको पूरी बातें बता दूंगा। नाउ इसके अलावा ऑर्डिनेंस के अलावा आपको कुछ कोविड मेजर्स से रिलेटेड चेंजेस थे, और सिर्फ बजट में ही नहीं, अब इसके पहले के बजट्स के अंदर में भी कुछ चेंजेस लाए गए थे जिसका इफेक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें बजट 2018 की, तो बजट 2018 के अंदर में ही क्या कर दिया गया था, कुछ पीजीपीपी के अंदर के कुछ सेक्शंस के जो डिडक्शन थे, वेटेड डिडक्शंस हुआ करते थे, इसे रिड्यूस किया गया, राइट। और इसका इफेक्ट इस साल से आने वाला था, तो वो इफेक्ट इस साल से आपको देखने को मिला। पीजीपीपी में ऐसे कई सेक्शन है, जैसे 32 ईडी की अगर मैं बात करूं, जिनकी डेडलाइंस दी हुई थी कि भैया ये लास्ट डेट इसकी 31 मार्च 2020 होगी, तो इन डेडलाइंस का भी इंपैक्ट अब आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ओल्ड फाइनेंस एक्ट के जो प्रोविजन है, ओल्ड फाइनेंस एक्ट के कुछ प्रोविजन है जिनका इंपैक्ट जो देखने को मिलेगा वो आपको अभी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन आएंगे जो इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा, वो हम इसके अंदर में अप्रोप्रिएटली ऐड कर देंगे। आपको पता है इंस्टीट्यूट हर बार जुडिशियल अपडेट्स निकालता है। एज ऑफ नाउ अब तक के इंस्टीट्यूट ने जुडिशियल अपडेट्स नहीं निकाला है जब तक कि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर इसके अलावा भी, वैसे तो सारी चीजें इसमें कवर्ड होगी, इसके अलावा भी अगर कुछ रहता है तो वो एट द एंड आपको इसके साथ मैं जोड़ करके दे दूंगा। यस, तो ये सारी चीजें इसके साथ कवर्ड रहेगी। अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा है क्या? हाँ सर ज्यादा है। सर कौन कौन से टॉपिक में अमेंडमेंट है? मतलब अगर आप इंटर लेवल पे देखो तो आपको मैं बहुत अच्छे से कह दूं, क्लबिंग में नहीं है, सेट ऑफ के अंदर में नहीं है, क्लबिंग सेट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में नहीं है, बाकी हर टॉपिक के अंदर में आपको एक या दो अमेंडमेंट देखने को मिल ही जाएगी, एक या दो अमेंडमेंट देखने को मिल ही जाएगी। सर कौन से चैप्टर्स है जिनके अंदर में मेजर अमेंडमेंट हुआ है? टैक्स कैलकुलेशन बोल दीजिए आप, रेसिडेंशियल स्टेटस बोल दीजिए, पीजीबीपी के अंदर में आप बोल दीजिए कि कुछ चेंजेस है जो मेजर है, टीडीएस के अंदर में आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर में भरपूर अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन एन ऑप्शनल टैक्स विच हैज बीन प्रोवाइडेड। ऑप्शनल टैक्स जो प्रोवाइड किया है इसके चक्कर में आपको चेंजेस जो आ रहे हैं ये थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपने पिछले जो मेरा अमेंडमेंट वीडियो था इसको भी आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने बहुत लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों को बता दूं, सर जिन जिन लोगों ने
मई 19, नवंबर 19, मई 20, नवंबर 20 वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था, उन सभी लोगों को जो सबसे पहली चीज बदलने की जरूरत है वो है फास्ट उनकी बुक्स। अब उनकी पुरानी बुक सच में कोई काम की नहीं। मैं सबसे पहले बच्चों को कहूंगा कि सिर्फ अमेंडमेंट देख के और पुरानी बुक रेफर करके नहीं होने वाला। आप मुझसे ही नहीं, आप कोई भी डायरेक्ट टैक्स टीचर से इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि पुराने बुक का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा है बेटा। मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि इन अमेंडमेंट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्स निकाल रखा है जो vsmartacademy.com के ऊपर लिस्टेड है, तो प्लीज आप वहां से जाकर के इसे बाय कर लीजिए। राइट, नए क्वेश्चनर और फास्ट ट्रैक बुक भी वहां पे लिस्टेड है, तो प्लीज आप उसको ले लीजिए। फास्ट ट्रैक अगर कोई कोर्स लेता है तो बुक्स उसके साथ में आएंगे। अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा है, इस बात को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं और अभी आप अमेंडमेंट लेक्चर में देख ही लेंगे। तो मेरा सजेशन सारे बच्चों को यही रहेगा कि अगर आपके पास टाइम कम है और फटाफट प्रिपेयर करना है तो प्लीज गो फॉर फास्ट ट्रैक, ताकि अमेंडमेंट्स भी सारे कवर हो जाएंगे, नए बुक्स भी मिल जाएंगे, एंड एटलीस्ट यू विल गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स। सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इस अमेंडमेंट्स के नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, सो टेलीग्राम लिंक आपको यहां पे दिया हुआ होगा, प्लीज देख लीजिएगा। साथ साथ में मैं क्वेश्चनर डिस्कशंस भी अपडेट कर रहा हूं चैनल्स के ऊपर, तो प्लीज आप उसके साथ भी बने रहिए ताकि हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस इसके साथ साथ में कर सके। आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आपके जितने दोस्त भाई यार रिश्तेदार इन कोर्सेज के अंदर में होंगे, चाहे वो सीए सीएमए के हो, राइट, जो इस अमेंडमेंट वीडियो को देख रहे होंगे, आपको उन तक के इसे पहुंचाना होगा ताकि उन्हें भी जल्दी से जल्दी इस चीज का बेनिफिट हो जाए। अच्छा जी सर, आइए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टॉपिक्स की। बेसिक टॉपिक के अंदर में क्या बेटर अमेंडमेंट्स हुए हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो 3 अमेंडमेंट्स इसके बहुत बड़े इंपैक्टफुल अमेंडमेंट है। पहला अगर आपको देखा जाए तो रिबेट की लिमिट्स को एक बार आपको रिकन्फर्म करना है। दूसरा आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, डिविडेंड इस साल से क्या हो चुका है, टैक्सेबल हो चुका है। जो पिछले साल तक के डिविडेंड एग्जाम्प्ट हुआ करता था, इस साल डिविडेंड क्या हो चुका है, टैक्सेबल हो चुका है। इस साल का जो डिविडेंड टैक्सेबल हो चुका है, इसके कारण सरचार्ज के अंदर में इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा चेंज आया है, अब तक के जो आप नॉर्मल स्लैब रेट यूज करते थे 2,50,000 रुपीज, 3 लाख और 5 लाख रुपीज, अब एक ऑप्शनल टैक्स रेट आपको नया खड़ा कर दिया है 115 BAC, जिसका इंपैक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिल जाएगा। चौथा चेंज आया है कंपनी के टैक्स रेट्स के अंदर में। जी हां, कंपनी के टैक्स रेट्स में भी ऑप्शनल रेट्स आए हैं, और आपकी जो एक लिमिट होती थी टैक्स कंपनी के टैक्स रेट्स में, उसमें चेंज आया है। पर खैर आते हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में रिबेट आप सभी को पता है एसएससी को अवेलेबल होता है बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता। सो अगर एसएससी इंडिविजुअल है, ही इज रेसिडेंट, टोटल इनकम उसकी 5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रही है, तो रिबेट इज लोअर ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 रुपीज। कुछ बातें जिनके ऊपर फोकस करना जरूरी है, एक है रेसिडेंट, दूसरा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को ही मिलेगा, रेसिडेंट को ही मिलेगा टोटल इनकम। जी हां, हम बात कर रहे हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम का मतलब होता है बेटा नॉर्मल प्लस इनकी जो स्पेशल इनकम है, जो स्पेशल रेट से आती है, ये अगर मिला के 5 लाख रुपए तक के है तो रिबेट आपको मिलेगा बेटा टैक्स पेबल और 12,500 विचएवर इज लोअर का। अच्छा जी सर, ये हुआ पहली चीज, रिबेट 12,500 तक के ला दिया गया है। दूसरा है कंपनीज के डोमेस्टिक रेट्स के अंदर में चेंज। पहले इसकी कुछ हिस्ट्री बता दूं और उसके बाद आपको ये बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। भले लेक्चर अमेंडमेंट लेक्चर है, लेकिन हम इसको डिटेल के अंदर में कवर करेंगे कि अमेंडमेंट भी आए हैं तो एग्जैक्टली कहां आए हैं। कंपनीज का टैक्स रेट, बात थी 2014 की, और 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कंपनी के टैक्स रेट को 25% लेकर के आएंगे। इस वादे के तहत 25% को रिड्यूसिंग रेट पे रखा गया 5 साल के लिए, मतलब हर साल 1% से रिडक्शन होगा, ऐसी बात की गई फ्रॉम 2014 टू 2019। मतलब बाय द एंड ऑफ 2019 कंपनी के टैक्स रेट 25% आ जाएंगे, ऐसा मोदी गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर में कहा था। इस बात को समझते हुए चेंजेस लाए गए। 2014 से लेकर के 2019 तक के ये 1% रिडक्शन की बात की गई थी। पहले 2 साल तो बहुत अच्छे से किए, लेकिन बीच के 2 साल नहीं किए, और सीधा 2019 में 25% पे ये लोग लेकर के आए विद सर्टेन कंडीशंस। नाउ कंडीशंस क्या थी? अगर कंपनी का टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 18-19 कंपनी का टर्नओवर अगर 400 करोड़ के ऊपर नहीं है, तो कंपनी का टैक्स रेट इन द प्रीवियस ईयर 2021 क्या बनेगा बेटा? 25%। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं,
बेटा जो जो लोग भी अब ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों का प्रीवियस ईयर हो गया 2021 और आप लोगों का असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। ये अक्रॉस ऑल चैप्टर आपको याद रखना पड़ेगा। आप लोग का प्रीवियस ईयर अब बन गया 2021 और असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। तो इस बात को आपको अक्रॉस याद रखना पड़ेगा। हर चैप्टर के एंड में, यहां जो भी अमेंडमेंट मैं दे रहा हूं, इसके एंड में आपको एक पेपर लिखा हुआ है, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप एक रजिस्टर लेकर के बैठ जाएं इस नोट्स के साथ, क्योंकि अमेंडमेंट ज्यादा है और एग्जाम्पल भी मैं यहां पे देने वाला हूं, तो आप उस एग्जाम्पल को लिख पाए। सो आपका प्रीवियस ईयर हो गया 2021, आपका असेसमेंट ईयर हो गया 21-22। नाउ अब ये लोग क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये लोग कह रहे हैं अगर कंपनी का टर्नओवर इन 18-19, हम प्रीवियस ईयर के टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं, टर्नओवर इन 18-19, कंपनी का टर्नओवर अगर 18-19 के अंदर में लेस देन 400 करोड़ हुआ, तो प्रीवियस ईयर के अंदर में कंपनी के लिए टैक्स रेट बनेगा बॉस 25%। 25%। यानी सपोज करते हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लो कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेके आए हैं, डोमेस्टिक कंपनी के लिए। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इसका प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर 390 करोड़ रुपीस है और प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर लेट्स से 490 करोड़ है, तो बताओ इसका टैक्स रेट क्या रहेगा। विच नीड्स टू बी नोटेड इज, हमें प्रीवियस ईयर 2021 के टर्नओवर को देखना ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे है, तो आज इसका टैक्स रेट 25% रहेगा, भले ही प्रीवियस ईयर में इसका टर्नओवर 490 करोड़ के ऊपर क्यों ना हो। तो आपको जो टर्नओवर देखना है 25% के लिए, वो देखना है 18-19 का। कब का देखना है, जल्दी से बोलो। 18-19 का टर्नओवर को आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है आज के टैक्स रेट निकालने के लिए, बराबर है। अच्छा, पहले ये 17-18 हुआ करता था, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले ये क्या हुआ करता था, 17-18 हुआ करता था, और बाद में इसको चेंज करके 18-19 कर दिया गया और यहां पे लिमिट 400 करोड़ ला दी गई है, जो पहले 250 करोड़ हुआ करती थी। सो प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर टर्नओवर इज लेस देन 400 करोड़ 25%, अदर कंपनीज के लिए 30%। अदर कंपनीज मतलब जिनका टर्नओवर ऑलरेडी 18-19 में 400 करोड़ को क्रॉस कर चुका होगा, उनके लिए टैक्स रेट क्या होगा बेटा, 30% हो सकता है। नाउ व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अगर कंपनी का टर्नओवर नहीं दिया रहा तो हम क्या करें। मान लो अगर कंपनी का टैक्स रेट आया हुआ है, कंपनी का टैक्स कैलकुलेशन करने बोला है और कंपनी का 18-19 में टर्नओवर नहीं दिया रहा, तो वैसे अगर आप रिसेंटली मॉड्यूल्स देखेंगे तो सारे केस में टर्नओवर आपको दिया हुआ होता है, फिर भी अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप 25% लेकर के सॉल्व कर दीजिएगा और वहां पे नीचे अजम्पशन लिख दीजिएगा, राइट, जो भी आप ले रहे हैं, मोर देन लेस देन, बट लेस देन 400 करोड़ का अजम्पशन ज्यादा बेटर है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बजट स्पीच सुनेंगे उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर का, तो उन्होंने कहा मैक्सिमम कंपनीज इसके अंदर में कवर हो चुकी है, इसलिए आप 25% ले सकते हैं। सो ये हुआ दूसरा चेंज। वापस से एक बार फटाफट रिपीट कर दूं, आपका प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 हो चुका है, रिबेट 12,500 तक की लिमिट ला चुकी है, डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट में चेंज आया है। अगर कंपनी का टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 18-19 में, हमें इस साल का देखना नहीं है, 18-19 का देखना है, 18-19 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे है, लेस देन 400 करोड़, द टैक्स रेट वुड बी 25%, अदरवाइज द टैक्स रेट वुड बी 30%। कमिंग अप टू द न्यू स्कीम, ये दो सेक्शन है आपके मॉड्यूल के अंदर में भी दिए हुए हैं, लेकिन ये दोनों सेक्शन आपको यहां नहीं पढ़ने, फाइनल लेवल पे पढ़ने, इसी के लिए मैंने आपको क्लियर कट यहां पे फाइनल लेवल बता दिया। हालांकि है क्या, इस बारे में जरूर डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिए हैं, नए मॉड्यूल में आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ने जो लॉन्च किया हुआ है। सर हुआ क्या था 2019 के अंदर में, अगेन मोदी गवर्नमेंट रीइलेक्ट हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट, राइट, तो ये रीइलेक्ट हुए। अब जैसे ये रीइलेक्ट हुए उस टाइम पे एक इशू था इकोनॉमिक स्लोडाउन हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जीएसटी जैसे बड़े डिसीजंस लिए गए, नोटबंदी जैसे बड़े डिसीजंस लिए गए, अब इसके कारण इकोनॉमी स्लोडाउन हो गई। अब इकोनॉमी स्लोडाउन के लिए कुछ तो मेजर्स लेना पड़ेगा। इस टाइम पे सितंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था, टैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2019 लाया था और इसके तहत कंपनीज को ऑप्शनल टैक्स रेट देना शुरू किया। अब ये ऑप्शन मतलब क्या चीज होती है, पहले इसे आराम से समझ ले, तो आपको इंडिविजुअल के केस में भी समझ में आ जाएगा, कंपनी के केस में भी समझ में आएगा और कोऑपरेटिव के केस में भी समझ में आएगा। जी हां, क्योंकि इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को और कोऑपरेटिव को टैक्स रेट्स अल्टरनेटिव दिए गए हैं। अब ये अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स क्या है, सिंस हम फाइनल डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स पढ़ाते हैं तो हम आपको ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जरा सुनिएगा। ये ऑप्शनल टैक्स स्कीम जो है ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया हुआ है। यस, यूएसए टैक्सेशन के अंदर में एक ऑप्शनल टैक्स स्कीम होती है, वेर इन
टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होता है, टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होता है या तो डिडक्शन और एग्जम्पशन जो एक्ट में दिया है इसे भरपूर लें और हायर रेट पे करें, या फिर कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन ना लें और लोअर रेट पे आप क्या करें, टैक्स पे करें। आई रिपीट, या तो आप भरपूर डिडक्शन एग्जम्पशन जो भी एक्ट के अंदर में दिए वो लो और हायर रेट पे टैक्स पे करो, या तो आप डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो और लोअर रेट पे टैक्स पे करो। ऐसा ऑप्शन क्रिएट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर असेसी हर तरीके के डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं क्लेम करता, तो वो जाकर के सरकार को बोलता था मैं तो ये डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम ही नहीं करता, मेरा क्या मतलब आया, मेरे लिए तो कुछ करो। अब सरकार ने ऑप्शन दे दी, भैया अगर आप डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो आप हायर रेट पे टैक्स पे करो, आप डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो लोअर रेट पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा एक ऑप्शन सबसे पहले सितंबर 2019 में कंपनीज के लिए लाया गया था। ये थे वो सेक्शन 115 BAB 115 BAA। सेक्शन क्या थे, अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रजिस्टर करती है बिटवीन 2019 टू 2023, 2019 टू 2023, तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इनकम है उस पे 15% का टैक्स रेट, मतलब जनरली कंपनी का टैक्स रेट कितना होता था बेटा, या तो 25% या तो 30%, पर कंपनी के पास ऑप्शन है, जो कंपनी इस दौरान रजिस्टर्ड हुई है 1 अक्टूबर, याद करो सितंबर 2019 के अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर ने लेके आया था, कहा था 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के 31/3/2023 तक के जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया के तहत अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो हम उस पर टैक्स रेट 15% ही लगाएंगे। हालांकि ये एक ऑप्शन था, कंपनी इसे ऑप्ट कर सकती है। अब फिर बाकी कंपनीज चिल्लाती थी कि भैया नए कंपनीज को आप बेनिफिट दे रहे हो, हमको तो दे ही नहीं रहे हो। जो बाकी की कंपनीज है जो पहले ही रजिस्टर हो चुकी है वो ऑप्शन ले सकती है, अदर डोमेस्टिक कंपनीज जो इस पीरियड से पहले ही रजिस्टर हो चुकी है, इस पीरियड से पहले ही रजिस्टर हो चुकी है, उनके लिए टैक्स रेट लाया 22% का। यानी आज डोमेस्टिक कंपनीज के पास टेक्निकली ऑप्शन है, डिपेंड करता है क्या क्या। एक, अगर आप नॉर्मल कंपनीज है आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, नॉर्मल कंपनीज है आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो 25-30% पे करो या 22% पे करो विद ऑप्शन। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है 1/10/2019 के बाद 2023 तक के रजिस्टर हो रही है, इनके पास ऑप्शन है या तो नॉर्मल तरीके से टैक्स पे करो या तो आप 15% को ऑप्ट कर लो। हालांकि ये 15 और 22% के जो टैक्स रेट्स है इनके लिए बहुत सारी कंडीशन दी है और कुछ बहुत सारे रूल्स भी है, लेकिन ये सारी चीजें फाइनल में कवर्ड है। आपको सिर्फ इतने पार्ट को समझना है कि ऐसा कोई ऑप्शन लेकर के आया है, इंटर लेवल पे बस आपको इतना ही समझना है। साथ साथ में मैंने क्या कहा, ये ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना है जब आप डिडक्शन और एग्जम्पशन छोड़ दोगे। तो देखिए सरकार क्या कहती है, कंपनीज ऑप्टिंग शैल नॉट क्लेम द डिडक्शन ऑफ 10AA SEZ 32 AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस और ऐसे सारे सेक्शन। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको क्लेम नहीं करना है, सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी आपको क्लेम नहीं करना है, तो आप जाकर के क्या कर पाओगे, इन सेक्शंस के बेनिफिट ले पाओगे। हालांकि ये जो सेक्शन है BAA BAB ये आपको फाइनल लेवल पे डाल दिए गए हैं, हालांकि इतना रेफरेंस आपके मॉड्यूल के अंदर में दिया है उतना रेफरेंस मैंने आपको कंसिडर कर दिया, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंटर लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इतने पार्ट को सिर्फ ध्यान में भी रखोगे, मे बी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस काफी है, इसकी डिटेल में जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल जाना ही मत। ठीक है मालिक, चलो जी बढ़ते हैं आगे। सरचार्ज, इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा डीप में समझना ज्यादा जरूरी है। 2019 का बजट था 2019 का। अब इस टाइम पे हुआ यह था, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उनने कहा था भैया अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। अब इसका मीनिंग कैसे बाहर आया, सरचार्ज, अ टैक्स ऑन टैक्स। कोई व्यक्ति अगर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर अर्न कर रहा है तो ओवर एंड अबाउट टैक्स उसको क्या देना पड़ेगा मालिक, सरचार्ज देना पड़ेगा। अब इस चीज को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सरचार्ज उन्हें देना पड़ेगा। सरचार्ज का रेट क्या रखा गया, अगर आपकी इनकम लेट्स से अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BOI, AJP, अगर इनकी इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है देयर इज नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 करोड़ है, सरचार्ज इज 10%। 1 करोड़ टू 2 करोड़ है, सरचार्ज इज 15%। 2 करोड़ टू 5 करोड़ है, इसके लिए सरचार्ज लेके आए 25%।
एंड अबव 5 करोड़ रुपीज है तो इसके लिए सरचार्ज लेके आए 37%। इससे कहा गया एनहांस्ड सरचार्ज। क्या कहा गया बोलो इसे? एनहांस सरचार्ज। ये था सरचार्ज, ये था एनहांस सरचार्ज। अगर आप इस लिमिट के ऊपर जाते तो ये आपको सरचार्ज देने होंगे। अब ये भारी के सरचार्ज रेट लेकर के आ गए। हुआ क्या? लोग तो नाराज होने ही थे, लेकिन एक वादा तो था, अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। तो इसके तहत क्या कर दिया, अमीरों से जो 2 करोड़ के ऊपर कमा रहे, 5 करोड़ के ऊपर कमा रहे, इनसे एनहांस सरचार्ज लेना चालू किया 25% और 37%। हालांकि एफआईआई नाराज ना हो जाए या इन्वेस्टर नाराज ना हो जाए, इसके लिए एक प्रेस रिलीज लाया और कहा गया था कि बॉस एनहांस सरचार्ज is not applicable to short term capital gain under section 111A and long term capital gain under section 112A। ये दोनों भी कैपिटल गेन थे जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर आते थे, जहां पे आपने एसटीटी पे किया हो। तो एफआईआई नाराज ना हो जाए या नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर नाराज ना हो जाए, तो इसके लिए क्या किया गया था कि एनहांस सरचार्ज हर तरह की इनकम के ऊपर आएगा, लेकिन एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। इनके ऊपर एनहांस सरचार्ज नहीं होगा। ये तो बात थी 2019 तक के। अब क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 2020 आया। इसके तहत डिविडेंड इनकम को क्या कर दिया गया, टैक्स कर दिया गया। डिविडेंड इनकम को क्या कर दिया गया, टैक्स कर दिया गया। अब है तो ये शेयर से रिलेटेड ही, डिविडेंड इनकम एक मेजर इनकम बनती है। सवाल उठा, क्या डिविडेंड इनकम के ऊपर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है या नहीं है? इस बात पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, भैया एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड इनकम एज वेल। मतलब यहां पे जो हम वर्ड लिखते थे एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू 111A 112A, इसमें एक और एडिशन हो गया, डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 100, डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 56। सो डिविडेंड इनकम पे भी एनहांस सरचार्ज अब आपके एप्लीकेबल नहीं है। सो एनहांस सरचार्ज इज नाउ नॉट एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A एंड डिविडेंड इनकम, इन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। बाकी हर तरह की इनकम, चाहे वो नॉर्मल आपकी इनकम हो, चाहे वो आपकी कोई अदर इनकम हो, इसके ऊपर एनहांस सरचार्ज आएगा। मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट अगर एसएससी नया टैक्स ऑप्शन ले रहा है 115BAC का, तो इसके ऊपर भी सरचार्ज एप्लीकेबल है। इस बात को थोड़ा सा डीप में समझिएगा, वापस से आपको रिकॉल करवाऊंगा जब 115BAC बताऊंगा। अगर एसएससी नया इंडिविजुअल एसएससी अगर वो नया ऑप्शनल टैक्स रेट लेता है 115BAC का, तो उसके ऊपर सरचार्ज क्या है बेटा, एप्लीकेबल है। जो मैंने यहां लिखा है, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड जो नॉर्मल तरीके से होगा, या 111A 112 112A या फिर 115BAC के लिए भी सरचार्ज क्या है बेटा, एप्लीकेबल है। 115BAC के लिए भी क्या है बेटा, सरचार्ज एप्लीकेबल है। अब जरा समझिएगा, इस बात को समझिएगा, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 112A एंड डिविडेंड इनकम इज नॉट एप्लीकेबल। एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज तो एप्लीकेबल है। जिसका मतलब यह है कि अगर ये इनकम 2 करोड़ और 5 करोड़ से एक्सीड करती है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है 25 और 37% का, पर सरचार्ज तो एप्लीकेबल है। इनके लिए मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना होगा, 15%। इनके लिए मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना होगा, 15%। पॉइंट टू बी नोटेड, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है। एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है 25 और 37% का, पर सरचार्ज एप्लीकेबल है। तो मैक्सिमम सरचार्ज इन तीन केसेस में 111A 112A एंड डिविडेंड इनकम कितना हो जाएगा बेटा, 15%। कितना हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 15%। यस और नो? एक एक पॉइंट को समझ के देखते हैं। यहां पे हमने नीचे एग्जांपल्स भी रखे हुए हैं। ये बिल्कुल वही एग्जांपल्स है जो आपके मॉड्यूल ने भी दिए हुए और बेहतरीन है। इसको ही अगर आप समझ लो बहुत अच्छे से तो काम हो जाएगा।
वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड अदर थिंग। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। चलिए सपोज कर लेते हैं, इस एग्जाम्पल को भी देख लेंगे। सपोज करते हैं कि आपकी पीजीबीपी इनकम लेट से 37 लाख है, आपकी लेट से डिविडेंड इनकम 5 लाख है, और लेट से आपको कुछ आ रहा है अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड 3 लाख रुपीज। ये हो गया बेटा 45 लाख रुपीज। बताओ क्या कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, क्योंकि आपकी टोटल इनकम ही कितने से ऊपर नहीं जा रही, 50 लाख से ऊपर नहीं जा रही। ठीक है सर, एग्जाम्पल 2 से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी पीजीबीपी इनकम, आपकी पीजीबीपी इनकम 52 लाख रुपीज है, आपकी डिविडेंड इनकम 6 लाख रुपीज है, आपको कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 112A का 8 लाख रुपीज का। अब टोटल कितना हो गया? 66 लाख रुपीज। अब आप मुझे बताइए क्या आपको सरचार्ज एप्लीकेबल है, और अगर हां तो किस रेट्स पे? अगर आप देखेंगे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, पर सरचार्ज तो एप्लीकेबल है। इफ द इनकम इज बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़, सरचार्ज रेट इज 10% अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ इनकम, तो पूरे 66 लाख के ऊपर का सरचार्ज रेट जो होगा वो होगा 10%। 10% किसका निकलेगा? 66 लाख का नहीं, टैक्स पेबल का 10% विल बी द सरचार्ज रेट। अच्छा सर, एग्जाम्पल नंबर 3 से समझते हैं। सपोज कर लीजिए सर आपकी पीजीबीपी इनकम आ रही है 1.30 करोड़ रुपीस, आपका डिविडेंड इनकम आ रहा है समझ लीजिए सर 10 लाख रुपीस, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A आ रहा है सपोज सर 10 लाख रुपीस, आपकी टोटल बन गई 1.50 करोड़। अब बताइए सरचार्ज क्या होगा ना? इनकम अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट के बीच में है, इनकम अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट के बीच में है, सो सरचार्ज रेट कितना होगा बेटा? 15%। यस, चाहे ये इनकम हो, ये इनकम हो, ये इनकम हो, सरचार्ज इज एप्लीकेबल, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। सरचार्ज इज एप्लीकेबल, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, तो सरचार्ज कितना आएगा बेटा? 15%, चाहे किसी भी तरह की इनकम हो। एग्जाम्पल 4 आते हैं। आप समझो इसी चीज को इंस्टीट्यूट कितने अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अगर इंस्टीट्यूट चाहे वो जितने क्वेश्चन दे रहा है उनमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने जो क्वेश्चनर बनाया है उसके अंदर में इसके क्वेश्चन कंसिडर किए हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं पीजीबीपी इनकम सपोज आ रही है 3 करोड़ रुपीस, आपका डिविडेंड इनकम आ रहा है सर 90 लाख रुपीस, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आ रहा है सर 10 लाख रुपीस, टोटल हो गया 4 करोड़ रुपीस। अब सरचार्ज के गेम को समझिएगा, अब अगर आप देखें तो हम पहुंच गए 2 से 5 करोड़ के ब्रैकेट के बीच में, मतलब अब लगना चाहिए एनहांस सरचार्ज 25% का, पर एनहांस सरचार्ज किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना बनेगा? 15%। इनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना बनेगा? 15%। एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है, इनके लिए बनेगा 25%। इनके लिए कितना बनेगा मालिक? 25%। डन और नॉट? चेक कर लो। एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं। सपोज मेरा पीजीबीपी इनकम है 7 करोड़ रुपीस, मेरा डिविडेंड इनकम है 50 लाख रुपीस, मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है 50 लाख रुपीस। नाउ अगर आप देखोगे तो हम 5 करोड़ की लिमिट के ऊपर चले गए। एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, एनहांस एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज तो एप्लीकेबल है, लेकिन इनके लिए आ जाएगा 37%। आई होप यू आर गेटिंग दिस। आपके इन दो इनकम के ऊपर एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, बट आपकी अदर इनकम के ऊपर तो एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल है। एनहांस सरचार्ज क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं एक यूनिक केस के ऊपर।
एग्जाम्पल नंबर 6, इट्स अ वेरी यूनिक केस। अब जरा समझना, आपकी पीजीबीपी इनकम, आपकी पीजीबीपी इनकम आ रही है 1 करोड़ रुपीस, आपका डिविडेंड इनकम आ रहा है 60 लाख रुपीस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A आ रहा है 60 लाख रुपीस। अब आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, जरा चेक करो, आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, 2.20 करोड़ रुपीस। अब सरचार्ज क्या होगा? अब जरा प्रॉब्लम देखिएगा, अब तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे, चाहे वो एग्जाम्पल नंबर 5 हो, वहां पे आपकी अदर इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। अब अगर आप इस कंसेप्ट को देखोगे तो आपकी अदर इनकम जो है, अदर इनकम जो है, लेट्स से 1.1 कर देते हैं, इसको 1.30 कर देते हैं। अब आपकी अदर इनकम 1.1 करोड़ रुपीस है। अब एक सवाल उठता है मेरे भाई, सवाल ये उठता है कि सरचार्ज रेट क्या हो, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ रुपए से ऊपर जा रही है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही है। यहां पे तो तुम बोलोगे चलो सर इसका तो 50-15 ले लो, क्योंकि इन पे एनहांस सरचार्ज नहीं है, लेकिन आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो यहां पे आप बोलोगे कि भैया सर 25% लगा दो। अब टैक्स पेयर क्या बोलेगा, जरा ये सुनना, टैक्स पेयर बोलेगा सर ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। अगर मेरे पास स्पेशल इनकम ना होती, जो हर बार अराइज नहीं होती, ये स्पेशल इनकम है, अगर आपने मेरे साथ कभी भी कोई लेक्चर किया होगा तो ये स्पेशल इनकम है। डिविडेंड खैर नॉर्मल इनकम में आता है, पर इन पे सरचार्ज रेट रिस्ट्रिक्टेड है। वो कहता है ये इनकम मेरी रोज रोज थोड़ी ना आती है, मेरे को तो ये रेगुलर इनकम है। अगर ये इस साल अराइज ना हुई होती, अगर ये इनकम इस साल अराइज ना हुई होती, तो मैं तो मैक्स 15% का सरचार्ज दे रहा होता। अब ये मेरे पास अदर इनकम आ गई जो हर साल नहीं आती, इस साल आ गई, मेरा 15% का सरचार्ज 25% पे पहुंच जाएगा, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। भाई ये तो मेरी स्पेशल इनकम है, ये रोज रोज थोड़ी ना आती है, इन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, ये रोज रोज थोड़ी ना आती है। अब इनके आने के चक्कर में मेरी ओवरऑल इनकम, टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चले गई। अब तुम बोलोगे इन पे तो सरचार्ज रेट रिस्ट्रिक्टेड है, कितने परसेंट पे? 15% पे। इस पे कितने परसेंट पे? 15% पे। पर इस पे जो अगर ये इनकम ना होती, हम कितने परसेंट पे होते? 15% पे। अब कितने पे पहुंच जाएंगे? 25% पे। उसने सरकार को जगह कहा, सरकार हुजूर माई बाप ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, एक तो उसने वैसे ही हाँ नहीं बोला वैलेंटाइन पे, उसके ऊपर से तुम ये नुकसान कर दो मेरा। सरकार ने इस बात को समझा कि ये स्पेशल इनकम की वजह से अगर इसकी इनकम, ये स्पेशल इनकम की वजह से अगर इसकी इनकम एनहांस सरचार्ज के लिमिट में जा रही है, तो हम उसको एक बेनिफिट देंगे, हम ये भी 15% पे कर देंगे, जो बहुत लॉजिकल है। क्योंकि आपकी स्पेशल इनकम आपको हर रोज अराइज नहीं होती, आपकी स्पेशल इनकम आपको हर रोज अराइज नहीं होती, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है हम इसको 25 नहीं करेंगे, कितना कर देंगे? 15% कर देंगे। कितना कर देंगे? 15% कर देंगे। यह सिचुएशन कब एप्लीकेबल है? यह सिचुएशन कब एप्लीकेबल है? यह सिचुएशन तब एप्लीकेबल है जब आपकी नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाए। यह सिचुएशन ही तब लगेगी। यस और नो? अगर आपकी अदर इनकम ऑलरेडी 2 करोड़ के ऊपर है, अगर आपकी इनकम, अदर इनकम ऑलरेडी 2 करोड़ के ऊपर है, तो आप वैसे ही एनहांस सरचार्ज में पहुंच जाओगे। टेक दिस सिचुएशन, यहां आप ये स्पेशल इनकम को छोड़ दो, आपकी अदर इनकम ही 2 करोड़ के ऊपर थी, तो आप ऑटोमेटिकली एनहांस सरचार्ज में जाओगे। हियर द केस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। केस इज आपकी नॉर्मल प्लस स्पेशल, नॉर्मल प्लस स्पेशल 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, अदरवाइज वो नहीं जाती, स्पेशल इनकम ना होता तो वो ना जाती। यहां पे सरकार ने कंसिडर किया और बोला ठीक है हम इसको भी क्या करेंगे? 15% करेंगे। सो इस साल जो चेंजेस आए हैं वो इस तरीके के आए हैं, इसको पूरा देखिएगा। वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर 111 या 112 डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, दोनों वर्ड कवर किया है। पहले ये डिविडेंड इनकम नहीं था पिछले साल तक के, ये दो तो एज इट इज थे।
एक्सीड्स 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, अगर 50 लाख से ऊपर है अप टू 1 करोड़, हर तरह की इनकम पे सरचार्ज कितना आएगा बोल मेरे बच्चे? 10%। एग्जाम्पल समझ, डिविडेंड 10 लाख जो इस साल से टैक्सेबल है, शॉर्ट टर्म 20 लाख, लॉन्ग टर्म 25 लाख, अदर इनकम 40 लाख, 40 प्लस 20 60, 85, 10 95, 95 लाख रुपीज। बताइए हर तरह की इनकम पे सरचार्ज रेट कितना होगा? 10%। पढ़, सरचार्ज रेट वुड बी 10% ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द टोटल इनकम। टोटल इनकम 95 है, टोटल इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता बेटा, टैक्स पे लगता है। तो टोटल इनकम से हम टैक्स निकालेंगे, टैक्स पे जो सरचार्ज लगेगा वो 10% होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड इनकम एंड स्पेशल इनकम ऑफ कैपिटल गेन्स एक्सीड 2 करोड़ बट इज लेस देन, एक्सीड 1 करोड़ बट इज लेस देन 2 करोड़। एग्जाम्पल समझते हैं, डिविडेंड इनकम 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 65 लाख एंड अदर इनकम 50 लाख। इन सबको भी टोटल हम कर दें तो आता है 1.85 करोड़। अब अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, अप टू 2 करोड़ रुपये, सरचार्ज अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ इनकम विल बी 15%। सरचार्ज विल बी 15% ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ 1.85 करोड़। थर्ड कैटेगरी के ऊपर आते हैं, वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम 111 है, 112 है, 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक के, मतलब आपकी नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है अप टू 5 करोड़ तक के है। स्पेशल इनकम एक्सक्लूड करके, स्पेशल इनकम एक्सक्लूड करके, स्पेशल इनकम डिविडेंड इनकम एक्सक्लूड करके, यहां पे आपकी अदर इनकम 3 करोड़ दिख रही है, मतलब अबाव 2 करोड़। आपका डिविडेंड, लॉन्ग टर्म और स्पेशल दिख रहा है। इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो अब जरा समझिएगा, आपकी अदर इनकम जो है इस पे 25% लगेगा, डिविडेंड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर बोलो जल्दी 15% लगेगा, 15% ऑन डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 25% ऑन नॉर्मल इनकम। आपकी अगर अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है ऑलरेडी तो आप क्या करोगे? स्ट्रेट अवे अदर इनकम के ऊपर 25 और ये 3 इनकम के ऊपर 15। एनहांस सरचार्ज इन पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, जहां आपकी अदर इनकम, वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम एक्सीड 5 करोड़। यहां आपकी अदर इनकम ही 5 करोड़ के ऊपर है, तो अब यहां पे आपकी अदर इनकम 6 करोड़ रुपए है, जो 6 करोड़ रुपीज है, इसके ऊपर 37%, बाकी डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म अंडर 111 है, लॉन्ग टर्म अंडर 112 पे 15%। द लास्ट केस ये है वो स्पेशल एडजस्टमेंट वाला। आपकी अदर इनकम इज 1.10 करोड़, whereas your this income overall comes to 280। अगर ये स्पेशल इनकम ना होती तो ये अदर इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% होता था। ये इनकम आ गई, आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चले गई। अब सरकार बोलेगी भैया ये अदर इनकम के ऊपर क्या करो, 25 भरो और ये बचे हुए पे तो 15 ही भरना है। यही सरकार ने बेनिफिट दिया, उन्होंने कहा अदर इनकम और स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, अदर इनकम स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो पूरे इनकम पे ही सरचार्ज रेट 15% लगा देना, पूरे इनकम पे ही सरचार्ज रेट 15% लगा देना। डन सर? सो दिस इज अ बिग चेंज। सरचार्ज रेट्स पहले से भी वही थे, अभी भी वही है, सिर्फ सरचार्ज 115 बीएसी पे भी आएंगे, इस बात को ध्यान रखना होगा। प्लस डिविडेंड इनकम पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इस बात को याद रखना होगा। डन सर? सर आप देख लो, करीब आधे घंटे से मैं आपको सिर्फ 3 अमेंडमेंट पढ़ा पाया हूं। फ्रॉम हाफ एन आवर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 3 अमेंडमेंट पढ़ा पाया हूं, और आप देख लो इस जो कंसेप्ट था इसके ऊपर खुद क्या हो सकता है, कितने क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नए बुक को लें, नए बुक के साथ साथ प्रॉब्लम एंड आंसर को प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट्स को पढ़ें। देख बेटा, ये जो तेरे को माइंड भी ऐसा लग रहा होगा मैं सेल कर रहा हूं तो तू समझ ले ये कर रहा हूं, बट अगर इससे तेरा भला हो रहा है ना तो तू कर ले, सही बता रहा हूं मैं तेरे को। यू मस्ट गो फॉर अ रिविजन लेक्चर। अगर तुम्हें इसके पहले कभी भी 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं और तुमने क्लियर नहीं किया है, तो इस बार के लिए तुम्हें अमेंडेड लेक्चर देखने होंगे। भले ही तुम्हारे पास टाइम कम है, फास्ट ट्रैक लेक्चर देख लो, पर ये देखो ऑप्शन 115 BAC इंटर लेवल के ऊपर ये बहुत बड़ा चेंज आया है। अब मैं इस चेंज का इंपैक्ट आपको बताऊं ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर में, इस चेंज का इंपैक्ट आपको हर चैप्टर के अंदर में। इंस्टीट्यूट की बुक में अगर आप ओपन करके देखोगे, जो नए मॉड्यूल मई 21 नवंबर 21 के अंदर आए, पहले चैप्टर में आपको दिखेगा ही नहीं। मॉड्यूल 3 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जो आपका नया मॉड्यूल आया, मॉड्यूल 3 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स नाम के चैप्टर के अंदर में आपको सबसे पहली बात इसको पढ़ने का मौका मिलेगा, बराबर। ये पहली बात। दूसरी बात, अब प्रॉब्लम्स में क्या होगा जरा ये समझिए। इंस्टीट्यूट आपको माइंड भी इस तरह क्वेश्चन देगा, कैलकुलेट द टैक्स having option 115 BAC, calculate the tax not having option 115 BAC। और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि एक प्रॉब्लम तो आपको ऐसा आना ही है, एक प्रॉब्लम तो आपको ऐसा आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम्स आते हैं टोटल इनकम वाले आते हैं, और एक प्रॉब्लम तो आपको ऐसा मिलेगा ही विद ऑप्शन 115 BAC, विद ऑप्शन नॉट 115 BAC। आप देखोगे तो क्वेश्चनर के अंदर में मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं विद 115 BAC, विदाउट 115 BAC, और इसको सॉल्व करके रखा है, और इस बार ऐसा होगा। अच्छा, दूसरी बात, इंस्टीट्यूट दूसरा एक क्वेश्चन इस पे ऐसे ला सकता है कि कैलकुलेट द टैक्स इग्नोरिंग 115 BAC, ऐसे भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने रखे हुए। तीसरा ऑप्शन हो सकता है ओनली 115 BAC, मतलब 3 तरीके के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आ सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या जरा समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट लाया गया है किसके लिए? इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए। अच्छा जी सर, इनके लिए क्या ऑप्शन लाया और ऑप्शन लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको पहले समझते हैं। ऑप्शन लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हो क्या रहा था, कई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो दिए हुए हैं किसके अंदर में, एक्ट के अंदर में, वो कई लोग क्लेम ही नहीं कर पाते थे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सैलरीड एम्प्लॉयड को ले लीजिए। सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए डिडक्शन के नाम पे आपने क्या दे रखा है, आप सोचिए। एक, उसको आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है, प्रोफेशनल टैक्स दे रखा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है। उसमें से एंटरटेनमेंट अलाउंस वो क्लेम नहीं कर सकता अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो। प्रोफेशनल टैक्स जितना पे करेगा उतना मिलेगा, मैक्स प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो होता है 2500, हालांकि एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ले देके उसको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था डिडक्शन के नाम पे। दूसरी बात, उसको एचपी में से सेल्फ ऑक्यूपाइड बेनिफिट मिल जाते थे 2,30,000 के, और जो 80C से मिलने थे वो मिलने थे। अब वो एसएससी कहता था कि भैया मैं हायर टैक्स रेट क्यों भरूं, तुमने मेरे को ऐसे कौन से बड़े डिडक्शन एग्जम्पशन दे रखे। डिपार्टमेंट कहता था पीजीबीपी में तो साले इतने सारे डिडक्शन दे रखे हमने। वो कहता था अरे भाई मैं नौकरी पेशा आदमी हूं, मेरे को तो पीजीबीपी एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मेरे को दे भी दो, तो उसका लॉजिक क्या है। तो कई लोग बोल रहे थे भैया हमारे को लोअर टैक्स रेट चाहिए, डिमांड हो रही थी, पिछले 3 बजट से डिमांड हो रही थी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाओ, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाओ। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसका इंपैक्ट टैक्सेशन पे हो जाता। सरकार ने यूएसए टैक्सेशन से क्या किया, ऑप्शन उठाया। ये ऑप्शन इनने कंपनीज के लिए पहले भी उठा चुके थे 2019 में, 2020 इन 2020 ये ऑप्शन की सफलता को देखते हुए इन्होंने इंडिविजुअल एचयूएफ और कोऑपरेटिव्स के लिए भी लाया। हालांकि ये सेक्शन 115 BAC सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, कोऑपरेटिव्स के लिए एक नया सेक्शन लाया 115 BAD, जो आपको सिर्फ समझना है, बाकी है फाइनल्स के अंदर में, जब फाइनल में आओगे तब समझाऊंगा। नाउ 115 BAC क्या लाया, असेसी बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एक ऑप्शन है। असेसी बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ये है कि वो इनकम टैक्स में बहुत अलग अलग सेक्शंस के अंदर में जो बेनिफिट दिया है वो ले, पीजीबीपी में दिया है, सैलरी में दिया है, एचपी में दिया है, अदर सोर्सेज में दिया है, ये सब डिडक्शन ले, और नॉर्मल स्लैब रेट 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख से जैसे टैक्स निकालते हो बिल्कुल वैसे निकालो। दूसरा ऑप्शन 115 BAC, कुछ सेक्शन के डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन छोड़ दो,
और लोअर रेट पे टैक्स पे कर दो। यानी आपका पहला चैलेंज ये आएगा, ये समझना कि कौन कौन से डिडक्शन एक्सक्लूड करना है 115 बीएससी से, कौन कौन से डिडक्शन एक्सक्लूड करना है 115 बीएससी से। ये होगा सबसे बड़ा चैलेंज पहला। दूसरा चैलेंज आपको आएगा, ये भी स्लैब रेट याद रखने हैं, ये भी स्लैब रेट आपको याद रखने हैं। तीसरा बड़ा चैलेंज जो कैलकुलेट करते वक्त आता है, यहां पे जो स्लैब रेट दिए हैं ये एज वाइज दिए हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, सब लोग इधर सुनना, इंटरप्रिटेशन सुनना। यहां जो स्लैब रेट दिए हैं ये एज वाइज दिए हैं, दैट इज बिलो 60 250, 60 और अबाव अप टू 80 3 lakhs, 80 और अबाव 5 lakhs। यहां पे एज का कोई लेन देन ही नहीं है। ये बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशनल मैटर है। यहां एज वाइज कुछ दिया ही नहीं है, यहां एज का मैटर ही नहीं है। बहुत लोग आपको ये बता ना पाएंगे कि यहां एज का कोई मैटर ही नहीं है। बता वही पाएगा जो फाइनल लेवल पढ़ा रहा है बेटा, यहां पे एज का कोई मैटर ही नहीं है। यहां आपका स्लैब एज वाइज चेंज हो रहा है, यहां एज का कोई मैटर ही नहीं है। आप अगर 60 प्लस भी हो तो लिमिट यही रहेगी। और मैं आपके सामने खुलासा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति बन रहा हूं, याद रखना। यहां स्लैब एज के ऊपर डिपेंड करता है, 115 बीएससी के ऊपर एज का कोई लेन देन ही नहीं है। आप 80 प्लस भी हो तो यहां पे यही स्लैब आएगा, अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो। सर ऑप्शन है जरूरी नहीं है, जिसका मतलब हो सकता है आप इस साल इधर आए उस साल उधर जाएं, लेकिन इसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सो वापस से 115 बीएससी सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ के लिए है। ठीक है सर, ऑप्शन क्या है? एक, या तो आप डिडक्शंस एग्जम्पशंस भरपूर क्लेम करो और जैसा स्लैब रेट में आज तक जिंदगी में कंप्यूट करते आए हो बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हम कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं देंगे और तुम लोअर रेट पे आ जाओ। पर चैलेंज क्या है, यहां पे एज वाइज स्लैब लिमिट का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। एज गया तेल लेने के लिए, आपको स्लैब रेट यही फॉलो करना है। यहां पे एज वाइज स्लैब लिमिट नहीं है, ये पहली चीज है जो आपके दिमाग में रखनी होगी। क्योंकि क्वेश्चनर में मैंने 6 क्वेश्चन करीब ऐसे डाले हुए हैं जिसमें एज से आपको घुमाया गया है, ये याद रखना मालिक आपने। अच्छा जी सर, चैलेंज क्या आएगा? 115 बीएससी का सबसे बड़ा चैलेंज आएगा सैलरी टॉपिक में। क्यों? क्योंकि सैलरी टॉपिक में अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो कुछ अलाउंस आपको नहीं लेने हैं, कुछ अलाउंस आपको लेने हैं। और ये याद रखना एक टेक्निकल काम है, ये याद रखना टेक्निकल काम है। मतलब 115 बीएससी का सबसे गहरा इंपैक्ट अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर में दिख सकता है तो वो है सैलरी। सैलरी के अंदर में मालिक तुमको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये दिखेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं चीजों को, और डीप में जाएंगे, इन चीजों को और बेहतर समझेंगे। मैं चाहता हूं तुम पहले सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के नेक्स्ट पेज के पॉइंट 23 तक के एक बार पढ़ लो, सिर्फ एक बार पढ़ो। राइट? आप लोगों के पास नोट्स आ गए होंगे और नोट्स के बाद ही इस वीडियो को देखना।
हुआ सर? चलिए जल्दी से पढ़ लो बेटा। जल्दी से पढ़ो। डन सर? चलिए सेक्शन को बड़े ध्यान से देखना बेटा। द बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ टैक्स पेयर हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर टैक्सेशन अंडर 115 बीएसी। ये जो इनकम है ये अपने नॉर्मल इनकम के ऊपर है, बाकी आपकी अदर इनकम के ऊपर जो टैक्स रेट चलता है वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। जिसका मतलब 111A जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इसके ऊपर 15% चलता है, वैसे ही चलेगा। 112A 20% जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। 111A 10% बियॉन्ड 1 लाख रुपीज जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। 115BB कैजुअल इनकम 30% जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपकी जो नॉर्मल इनकम है इसके ऊपर टैक्स कैसे कंप्यूट करना है इसके लिए, बाकी स्पेशल इनकम आर लायबल टू ए स्पेशल रेट। ठीक है सर। कंडीशंस क्या है? द ऑप्शन टू पे टैक्स एट अ लोअर रेट shall be available only if total income computed without claiming following exemption or deduction। कंडीशन नंबर 1, ये डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम नहीं करना है। लीव ट्रैवल कंसेशन, जो लीव ट्रैवल कंसेशन वाला होता है जो सैलरी के अंदर में, वो आप क्लेम नहीं करेंगे। जो अपन 2 जर्नी इन द ब्लॉक ऑफ 4 years वो क्लेम नहीं करना है। हाउस रेंट अलाउंस HRA 1013A के अंदर में आता है, आप क्लेम नहीं करेंगे। ऑफिशियल एंड पर्सनल अलाउंस, जो ऑफिशियल एंड पर्सनल अलाउंस है जो 1014 के अंदर में दिए ऑफिशियल पर्पस के लिए, राइट, ऑफिशियल पर्पस के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो आप क्लेम नहीं करेंगे। अलाउंस टू एमपीएमएलए वाला जो अलाउंस होता है वो आप क्लेम नहीं करेंगे। अलाउंस फॉर माइनर इनकम 1032, याद है माइनर इनकम जब भी क्लब होती है 1500 रुपए पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है, वो आप क्लेम नहीं करेंगे। डिडक्शन फॉर 10AA SEZ के अंदर में यूनिट है तो आपको एग्जम्पशन मिलता है बेटा, यस कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले के हिसाब से, वो आप क्लेम नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन ना एंटरटेनमेंट अलाउंस ना प्रोफेशनल टैक्स, तीनों में से कुछ क्लेम नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर 24B इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के बारे में बात करता है, वो आप क्लेम नहीं करोगे। मतलब आप देखो सैलरी के सारे डिडक्शन छीन लिए, एचपी का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला छीना, 30% वाला नहीं, 24B वाले बात कर रहे हैं, वो 24A नहीं, 30% जो मिलता है मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं करेंगे। स्टॉप, उन्होंने कहा एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो आज भी, अगर ये ऑप्शन को आप ऑप्ट कर रहे हो। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है 20% का, वो आप क्लेम नहीं करोगे। डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन बैकवर्ड एरिया 32AD, याद होगा तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में जाकर के अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करते थे तो 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको मिलता था, वो अब नहीं मिलना चाहिए, वो आप क्लेम नहीं करेंगे।
टी कॉफी रबर रिलेटेड बिजनेस का जो बेनिफिट मिलता था 33AB के अंदर में, वो आप क्लेम नहीं करोगे। ये वो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स कराया जाता है उसका है। एक्सट्रैक्शन प्रोस्पेक्टिंग ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस 33ABA, 33ABA के अंदर में जो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ नेचुरल गैस का डिडक्शन है वो आप क्लेम नहीं करोगे। डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, अदर इंस्टीट्यूट 35(1)(2) के अंदर में जो होता है वो आप क्लेम नहीं करोगे। डोनेशन टू अदर इंस्टीट्यूट के लिए आपको वेटेड डिडक्शन मिला करता था, वो आप क्लेम नहीं करोगे। मतलब आप देखो भाई साहब, सैलरी के डिडक्शन हटा दिए, ना लीव ट्रैवल लेना, ना HRA लेना, पर्सनल अलाउंस लेना, ना कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना, माइनर चाइल्ड से रिलेटेड 1500 हटा दिया, 10AA रिलेटेड हटा दिया, PGBP के बड़े बड़े सेक्शन के जो डिडक्शंस थे वो हटा दिए। डोनेशन टू अप्रूव्ड एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। डिडक्शन फॉर पेमेंट टू एन इंडियन कंपनी, ऐसी इंडियन कंपनी जिनका मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च करना था उनको डिडक्शन मिलता था, हटा दिया। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए जो डिडक्शन मिलता था 35 का, वो हटा दिया। डिडक्शन फॉर साइंटिफिक एक्सपेंडिचर 35(2AA), जो इन हाउस रिसर्च के लिए जो आप खर्चा करते थे 35(2AA) के तहत, वो हटा दिया। स्पेसिफाइड बिजनेस के जो डिडक्शन है, स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD का डिडक्शन, वो हटा दिया। उन्होंने बोला ये क्लेम नहीं करना। भाई साहब, मेजर डिडक्शन तो आपने हटा दिए, ये हटाने के बाद अगर आप लोअर दे रहे हो तो टेक्निकली दे क्यों रहे हो? पर नहीं, उन्होंने कहा हम देंगे, ये सारे क्लेम नहीं करना। ठीक है सर। 35CCC, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स का डिडक्शन आप क्लेम नहीं करोगे। फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता था 57 के अंदर में, आप वो क्लेम नहीं करोगे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम other than specified under 80JJAA, 80CCD2 and deduction under 80IA for the unit located in IFSC। इस पॉइंट को एक बार फिर से रीड करो, इस पॉइंट को से फिर से एक बार रीड करो। क्या कह रहा है ये पॉइंट, आपको पता है? ये पॉइंट कह रहा है चैप्टर 6A के डिडक्शन आप क्लेम नहीं करोगे। चैप्टर 6A में ओनली आप जो क्लेम कर सकते हो वो है 80JJAA एंड 80CCD2, बस। इसके अलावा चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस है वो आपने क्लेम नहीं करना है। चैप्टर 6A में कोई भी वो जो 80C, 80D, 80U, 80DD कुछ क्लेम नहीं करना। चैप्टर 6A में दो ही डिडक्शन मिलेंगे, 80JJ, 80CCD2, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब आप देख रहे हो, आपसे सब कुछ ले लिया, सैलरी में से सब कुछ ले लिया, HP में से मेजर IOBC ले लिया, PGBP के मेजर सेक्शन गायब कर दिए, कैपिटल गेन में तो खैर होता ही क्या है, IFOS का 57 में इसका फैमिली पेंशन जो मिलता था वो गायब कर दिया, चैप्टर 6A के डिडक्शन गायब कर दिए। बोला चैप्टर 6A में सिर्फ दो सेक्शन लेना, 80JJ, 80CCD2। अमेंडमेंट टू इनकम टैक्स रूल्स अलाउ ओनली फॉलोइंग अलाउंस टू इंडिविजुअल एंड HUF एक्सरसाइजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन। इसे वापस रीड करो, क्या बोल रहे हैं? अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, जो व्यक्ति 115 BAC ले रहा है उसको ऑफिशियल अलाउंसेस जो होते हैं 10-14 के, ये अलाउ नहीं है, ये क्लेम नहीं करना है, एक्सेप्ट गिवन बिलो। अगर कोई व्यक्ति 115 BAC ऑप्ट कर रहा है, ही कैन क्लेम फॉलोइंग अलाउंस। ये अलाउंस वो क्लेम कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई अलाउंस 115 BAC में नहीं क्लेम करना है। कौन कौन से अलाउंस? पहला, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू अ दिव्यांग एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस। आपको याद होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज अ टैक्सेबल अलाउंस। हालांकि 3200 का बेनिफिट फॉर अ हैंडीकैप एम्प्लॉय मिलता है। ये कहते हैं कि आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हैंडीकैप वाला है
आप वो क्लेम कर दो, इसके बावजूद भी हम आपको 115 बीएसी देंगे, ठीक है। कन्वीनियंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वीनियंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, कन्वीनियंस अलाउंस आप क्लेम कर लो, 115 बीएसी आप क्लेम कर लो। ट्रैवल एंड टूर ऑन ट्रांसफर, ट्रैवलिंग अलाउंस कहा जाता है इसे, ट्रैवलिंग अलाउंस आप क्लेम कर लो, वैसे भी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस आप क्लेम कर लो, 115 बीएसी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस आप क्लेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, एवरीबॉडी फोकस। सर वापस से समझाता हूं, अगर एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, उसके पास एक ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, टैक्स इस रेट से कंप्यूट कर सकता है, स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल रेट आएगा, वो आएगा ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये क्लेम करना है, पहला कंडीशन है इंडियन सेक्शंस का बेनिफिट नहीं लेना है, सैलरी के मेजर हटा दिए, तीनों डिडक्शन, एचपी के अंदर में आपको 24B क्लेम नहीं करना है, पीजीपीपी के अंदर में 35, 35 2AD एडिशनल डेप्रिसिएशन, 35 AD, 35 CCC, 33 AB, 33 ABBA, ये आप क्लेम नहीं करेंगे। 33 ABA नॉट ABBA, 33 ABA आप क्लेम नहीं करेंगे। अदर सोर्सेस के अंदर में फैमिली पेंशन का आप डिडक्शन नहीं लेंगे, कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6A का नहीं लेंगे एक्सेप्ट 80 JJAA और 80 CCD2, बाकी इतने डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करना है। हालांकि ये अलाउंसेस आप क्लेम कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये अलाउंस आप क्लेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट पढ़िए, जैसा कि मैंने कहा सैलरी में इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा मालिक। क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री फूड बेवरेजेस प्रोवाइड करता है, बराबर है। रूल 3 रिमूव्स एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री फूड बेवरेजेस थ्रू वाउचर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय बीइंग पर्सन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन। क्या होता है इसका मीनिंग, यहां लिखिए, नो एग्जम्पशन in respect of free food and beverages provided by employer to employee through vouchers। मतलब अगर कोई एसएससी 115 BAC ऑप्ट कर रहा है, ही इज ए सैलरीड एम्प्लॉयड, तो जो फ्री फूड के वाउचर्स का उसको एग्जम्पशन मिलता था अब नहीं मिलेगा, मतलब वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, वो अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। डन। ओके, नेक्स्ट आपको और बड़ा दिखेगा, पहला वाला पार्ट कंडीशन नंबर 1 ही पढ़ा है भाई साहब अभी तक हमने। कंडीशन नंबर 1 है कि भैया डिडक्शन और एग्जम्पशन जो हमने लिखे हैं वो आपको क्लेम नहीं करना है। हालांकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिव्यांग के लिए, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस अलाउड है, बराबर है। फ्री फूड बेवरेजेस का जो आप बेनिफिट लेते थे वाउचर्स का, वो आप क्लेम नहीं करोगे। कंडीशन नंबर 2 बी पार्ट, कंडीशन नंबर 2, विदाउट सेट ऑफ ऑफ एनी लॉसेस, विदाउट सेट ऑफ ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, विदाउट सेट ऑफ ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस। तीनों बड़ी चीजें ध्यान से सुनिएगा, इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा सेट ऑफ चैप्टर में। अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, छोड़ना होगा। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन छोड़ना होगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं, छोड़ना होगा। मतलब वही तो हमने कहा, या तो भरपूर डिडक्शन एग्जम्पशन लो, हायर रेट पे करो, या ये सब चीजें क्लेम मत करो, लोअर रेट पे करो। सर फिर इतने डिडक्शन एग्जम्पशन निकाल दिया, कौन इसे ऑप्ट करेगा? आप ऐसा नहीं कह सकते।
कौन इसे ऑप्ट करेगा? अगर एसएससी इन बेनिफिट्स को क्लेम ही नहीं करता होगा, मान लो मैक्स टू मैक्स वो क्लेम करता होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन को, सैलरीड एम्प्लॉयड, वो ये सब चीजें क्लेम ही नहीं करता होगा, फैमिली पेंशन, पीजीबीपी, वो ये क्लेम ही नहीं करता होगा। मैक्स 2 चीज क्लेम करता होगा, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस आ रहा होगा तो वो सेट ऑफ करता होगा। अब हमें हर बार ये चेक करना पड़ेगा उसके केस में कि क्या 115 बीएससी से टैक्स कमा रहा है या इससे टैक्स कमा रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उसको गाइड करना पड़ेगा। तो हाइपोथेटिकली तुम ये बोल दोगे इतना सब निकाल दिया कौन करेगा? नहीं, देयर आर पीपल हु विल क्लेम। हम ऑफिसेस में इस चीज को आप करते हैं, चेक करना पड़ता है इसके हिसाब से क्या आ रहा है, इसके हिसाब से क्या आ रहा है, एंड देन हमें अप्लाई करना पड़ता है मालिक। चलो आगे क्या बोल रहे हैं वो, विदाउट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जो लॉसेस आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे। और लिखा है डेप्रीसिएशन, ये बात कर रहे हैं हम अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन की, ये बात किसकी कर रहे हैं हम? अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन की। विदाउट सेट ऑफ लॉसेस डेप्रीसिएशन फॉर अर्लियर ईयर्स इफ द सेम इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी डिडक्शन अबव, इस डिडक्शन के कारण अगर ये लॉसेस या डेप्रीसिएशन आए होंगे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो विदाउट सेटिंग ऑफ लॉसेस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का भी जो लॉस आता है सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है, वो भी आप नहीं करेंगे, वो भी आप नहीं करेंगे। विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम, किसी भी अदर हेड के साथ आप इसे सेट ऑफ नहीं करेंगे। बोथ लॉसेस मेंशन कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, ना ही ये जो लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो आप इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए हो, आप बोलोगे ठीक है चलो कैरी फॉरवर्ड कर दो, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएंगे, ना सेट ऑफ हो पाएगा ना कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, ना अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड हो पाएगा ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बस आप उसे भूल जाओ, अब उसे भूल जाओ, एक्स की तरह उसे भूल जाओ। बहुत सही साहब, मैं सही में कभी कभी सोचता हूं बच्चा मैनेज कैसे करेगा इंटर लेवल पे इतनी चीजों को, सच में मैं सोचता हूं बच्चा कैसे मैनेज करेगा इतनी चीजों को इंटर लेवल पे। उसको वैसे ही सेक्शन याद नहीं रह सकते, उसको वैसे प्रोविजन याद नहीं रहती। पहली बात तो डीटी का सिलेबस इतना बड़ा करके रखा है, उसको दिया 60 मार्क्स के लिए, होना यह चाहिए था ये अपने आप में 100 मार्क का एक सब्जेक्ट होना चाहिए था। ये इतने बड़े सब्जेक्ट है, ऊपर से तुम ये ऐसी चीजें लेकर के आ जाते हो। अब जो बच्चा बेचारा नवंबर 19, मई 19, मई 20, नवंबर 20, जनवरी 21, उसने टेक्निकली 3 बार टैक्स पढ़ा होगा और तीनों बार टैक्स अलग पढ़ा होगा। मैं आपसे सही कह रहा हूं, मई 19 में दिया होगा उसने कुछ और पढ़ा होगा, फिर नया आया होगा 2019 में फिर पढ़ा होगा, फिर 2020 में फिर उसको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन यह आपको ही नहीं, इनफैक्ट हर डायरेक्ट टैक्स के टीचर को भी यह करना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में कॉन्टिन्यूअस चेंजेस आए जा रहे हैं। इसमें ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है ना इंस्टीट्यूट की गलती है, आप खैर खुद ही समझिए, देश के विकास की गलती है। ये चेंजेस कैसे करेगा यार? मतलब मेरे को इस बार बच्चे ने पूछा कि सर मैं काम करता हूं पुरानी बुक ले लेता हूं, अमेंडमेंट ले लेता हूं, साथ में पढ़ लेता हूं। मैंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, तू करके तो देख एक बार, तेरे को समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं। एक सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अगर आप मुझे देखें, मैं कंटिन्यूअसली मेरे बैचेस चालू है, फाइनल के बैचेस चालू है, इंटर के बैचेस चालू है, स्टिल आई मैनेज। मैं बोला चल यार एटलीस्ट बच्चों को एक एक टॉपिक का तो अमेंडमेंट दे, उसको कुछ तो रिवाइज करने के लिए समझ में आए कि वो एटलीस्ट जल्दी डिसीजन ले पाए उसको जो भी करना है। क्या कहता है 115 बीएससी, इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास ऑप्शन है कि वो लोअर रेट पे टैक्स पे कर सकता है। पहला कंडीशन है उसको निम्नलिखित ये लिखे हुए डिडक्शन क्लेम नहीं करना है। हालांकि ये 4 कर सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, इसके बाद में कन्वीनियंस अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस, ये कर सकता है। फूड एंड बेवरेजेस का डिडक्शन नहीं लेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का डिडक्शन नहीं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं, अगर ये ऊपर के कारण आ रहे होंगे तो इनका नहीं होने वाला। साथ साथ में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। एचपी का लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, एचपी का लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। बाय क्लेमिंग डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन, वाह ये बात तो मैं आपसे कह रहा था, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, डेप्रिसिएशन तो अलाउड है और ये हटा भी नहीं सकते थे। एक्सप्लेनेशन 5 है 32 को जो कहता है डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, तो डेप्रिसिएशन आप क्लेम करो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको अगर 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया।
without any exemption or deduction or allowance or perquisite by whatever name called provided under any other law for the time being in force. शानदार. इसके अलावा without any exemption, deduction, allowance, perquisite by whatever name called, आप क्लेम नहीं करोगे. अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग, किसी और लॉ के अंदर में कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया होगा फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, आप क्लेम नहीं कर पाओगे. अब इसे टाइम लिमिट दिए, इसको चूज कब करना है आपको, मतलब ये ऑप्शन को आपको एक्सरसाइज कब करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये आपको रिटर्न के साथ पूछा जाएगा. वेयर सच इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज नो बिजनेस इनकम, अगर उसके पास बिजनेस इनकम नहीं है तो रिटर्न भरते वक्त वो इस ऑप्शन को चूज कर लेता है. मतलब जहां पे रिटर्न होता है वहां पे एक ऑप्शन आता है, यू आर चूजिंग 115 BAC और नॉट. इफ ही हैज बिजनेस इनकम इन एनी अदर केस, दैट मीन्स इफ ही हैज बिजनेस इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1), मुझे यही आपको सिखाना पड़ेगा. व्हाट आर द ड्यू डेट्स अंडर सेक्शन 139(1), इसमें भी फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट किया है. ये ड्यू डेट थी रिटर्न ऑफ इनकम की, इसमें अमेंडमेंट हुआ है. ध्यान से सुनना. जनरली नो टैक्स ऑडिट्स वालों की ड्यू डेट थी 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, और जो व्यक्ति टैक्स ऑडिट के अंदर में था, जो व्यक्ति वर्किंग पार्टनर था, इसकी डेट थी 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर. वेट, वो बदल गया, परपेचुअली इस डेट को अब कर दिया गया है, 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर. ये ड्यू डेट एक्ट में ही बढ़ा दी, लेकिन इस बढ़ाने के चक्कर में ना करीब 6 सेक्शन में अमेंडमेंट आए हैं. ये बढ़ाने के चक्कर में करीब 6 सेक्शन में अमेंडमेंट आए हैं. और जो व्यक्ति, आपको याद होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स के अंदर में आता है सेक्शन 92E, इसके लिए डेट रखी गई थी 30 नवंबर. ये आज भी एज इट इज है. बदला कहां? टैक्स ऑडिट और वर्किंग पार्टनर वालों के लिए डेट जो पहले 30 सितंबर हो गई थी, उसको 31 अक्टूबर कर दिया गया है. ये लिखो, ये लिखो. डन सर. अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं वो? अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है तो रिटर्न भरते वक्त ही कर लेना. अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1), इस ड्यू डेट से पहले आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है. For furnishing return of income for the relevant previous year commencing after 2021, and such option can be exercised shall apply to all subsequent assessment year. एक बार आपने ऑप्शन ले लिया, आगे सारे सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए ये वाले केस में ऑप्शन अप्लाई करेगा, ये वाले केस में आपको ऑप्शन अप्लाई करेगा. यस, चलो जी. आप सभी को पता होगा पिछले साल से आपके इंटर के सिलेबस के अंदर में मैट डाला, सॉरी एएमटी डाला गया, मैट नहीं, एएमटी डाला गया, दैट इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसके ऊपर अभी एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चन भी आया. अब क्या कहा, अगर कोई एसएससी 115 BAC लेता है तो उसको एएमटी पे करने की जरूरत नहीं. इस चक्कर में एएमटी में अमेंडमेंट आया. एएमटी में आपको वर्ड लिखा हुआ दिखेगा कि बॉस, if assessee choose for 115 BAC or BAD, then AMT provisions are not applicable. So, provision of 115 JC AMT shall not apply to individual or HUF having such business income
Similarly, such business income from this area. Similarly, the provision of 115 JD to carry forward and set off of AMT credit shall not apply to individual and HUF having the business income and opting for 115 BAC. तो सिंपल शब्दों में जो 115 BAC को ऑप्ट कर रहा है इंडिविजुअल और HUF, उसको AMT के कंप्लायंसेस नहीं है, जिसको बिजनेस इनकम आ रही है। बहुत बढ़िया बेटा। द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज फॉर एवरी प्रीवियस ईयर, ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज फॉर एवरी प्रीवियस ईयर वेयर ही हैज नो बिजनेस इनकम। अभी हमने यहां देखा, अगर एसएससी को बिजनेस इनकम नहीं है तो ये ऑप्शन आप हर साल स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। अगर एसएससी को, दैट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, बिजनेस इनकम नहीं है तो आप हर साल देख सकते हो आपको 115 बीएसई में आना है नहीं आना। और ये कब देखोगे आप? रिटर्न भरने से पहले। ये कब देखोगे आप? रिटर्न भरने से पहले। ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज फॉर एवरी ईयर, ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा। ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज फॉर एवरी प्रीवियस ईयर वेयर इंडिविजुअल एचयूएफ नो बिजनेस इनकम। अगर उनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो ऑप्शन ये हर साल एक्सरसाइज करने के लिए देखना होगा। एंड इन अदर केसेस जहां उसकी बिजनेस इनकम है, the option once exercise shall be valid for that previous year and for all subsequent previous year। एक बार एसएससी को इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसकी बिजनेस इनकम है, 115 बीएसई ऑप्ट कर लिया तो ये कंटिन्यूस रहने वाला है हर सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए। अगर बिजनेस इनकम नहीं है और 115 बीएसई ऑप्ट कर रहे हो तो ये ऑप्शन हर साल आप चेक कर सकते हो लेना है या नहीं लेना है। ट्विस्ट, इसके ऊपर ना आपको केस बेस्ड एमसीक्यू आएगा। इसके ऊपर आपको केस बेस्ड एमसीक्यू बनने वाला है। एसएससी की बिजनेस इनकम है, 115 बीएसई चूज कर लिया, क्या नेक्स्ट ईयर वो ऑप्ट आउट कर सकता है? आपने बोलना नहीं। ऑप्ट आउट का एक ऑप्शन है, आगे है, अदरवाइज वो बाहर आ सकता है नहीं। 115 बीएसई ऑप्ट कर रहा है, बिजनेस इनकम नहीं है, क्या वो हर साल अपने ऑप्शन को एनालाइज कर सकता है? यस। इन अदर केसेस ऑप्शन वंस एक्सरसाइज फॉर अ प्रीवियस ईयर शैल बी वैलिड फॉर दैट प्रीवियस ईयर, जिस साल से आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, प्लस ऑल सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। इसके आगे जितने भी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर है उन सब में भी एप्लीकेबल होगा। द ऑप्शन कैन बी ड्रॉन ओनली वंस व्हेन इट इज एक्सरसाइज्ड बाय एसएससी हैविंग बिजनेस इनकम। अब आपके मन में एक सवाल, तो सर क्या एक बार बिजनेस इनकम के अंदर में 115 बीएसई चूज कर लिया तो क्या कभी वो विड्रॉ नहीं कर सकता? लाइफ में सिर्फ एक बार कर सकता है। कंडीशन समझ रहे हो आप बेटा? आपसे उम्मीदें देख रहे हो कितनी है? द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस वेयर इट इज एक्सरसाइज हैविंग बिजनेस इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच एक्सरसाइज। जिस प्रीवियस ईयर में आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको छोड़ करके किसी भी साल में बस एक बार आप विड्रॉल बाहर मार सकते हो। एंड देयर आफ्टर द एसएससी शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट वेयर such individual or HUF cease to have business income। कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से समझते हैं, आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, हर साल 115 बीएसई लेना है या नहीं लेना है आप चूज कर सकते हो। इंडिविजुअल एचयूएफ है, बिजनेस इनकम है, जिस साल आपने 115 बीएसई ले लिया उस साल से लेकर के अगले हर साल आप 115 बीएसई बाय डिफॉल्ट में लोगे। मान लो कभी आपको 115 बीएसई से बाहर आना भी है तो सिर्फ लाइफ में एक बार आ पाओगे, एक बार आ पाओगे, या फिर तभी आ पाओगे जब आप बिजनेस से बाहर हो जाओ, बिजनेस सीज टू एक्सिस्ट हो जाए। पर आप ये हर साल स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकोगे। बहुत बढ़िया। अगर इतनी छोटी सब लिखी हुई कंडीशन खत्म हो जाए तो टैक्स रेट ये है, तो टैक्स रेट ये है, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 7,50,000 10%, 7,50,000 to 10 lakh 15%, 10 lakh to 12,50,000 20%, 12,50,000 to 5 lakh 15 lakh 25%, and above 15 lakh 30%. Special income chargeable at special rate, surcharge एज इट इज एप्लीकेबल, जो हमने कंसेप्ट ऊपर पढ़े उस हिसाब से, सेस आएगा
टैक्स रेट ये है, ये सिर्फ नॉर्मल स्लैब रेट है नॉर्मल इनकम के ऊपर। स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट, सरचार्ज एज इट इज, जैसे कानून आपने पढ़े होंगे टैक्स के ऊपर, सेस एज इट इज। आई रिपीट 115 बीएसी, फटाफट रिपीट करते हैं एक बार। इंडिविजुअल और एचयूएफ 115 बीएसी को ऑप्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ 115 बीएसी को ऑप्ट कर सकते हैं। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम वाले छोड़ दो, बीएसी को ऑप्ट कर सकते हैं। आप अगर एक बात फोकस करे होंगे तो जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया, एज 60 भी है तो स्लैब रेट ये है अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हो। हाँ, ये है इंटरप्रिटेशनल मैटर। यहां पे एज वाइज स्लैब अलग अलग नहीं दिया है, एज आपकी कुछ भी हो स्लैब यही है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, असेसी को करीब करीब 23 आइटम्स के डिडक्शन नहीं लेने हैं। चैप्टर 6A में भी सिर्फ वो 2 डिडक्शन क्लेम कर पाएगा, 80 JJAA एम्प्लॉयमेंट पे जो बनता है वो, 80 CCD2। सैलरी में से कुछ ही अलाउंसेस है जो वो क्लेम कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस और उसके अलावा ट्रैवल अलाउंस। इसके अलावा कुछ क्लेम नहीं कर पाएगा। फूड एंड बिवरेजेस के अलाउंस उसको क्लेम नहीं करते जमेंगे जो वाउचर से मिला है। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएगा, डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएगा, ना उसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, ना ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और से सेट ऑफ कर पाएगा अगर इस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहा है तो। इस ऑप्शन को ऑप्ट कब करना है? अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो रिटर्न भरते वक्त कर लो, बिजनेस इनकम है तो रिटर्न भरने की डेट से पहले आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में बताना पड़ेगा कि मैं ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाह रहा हूं। प्रिस्क्राइब फॉर्म में एओ को बताना पड़ता है, ऑफिसर्स को बताना पड़ता है कि हाँ हम 115 बीएसी ऑप्ट करने वाले हैं। यानी एवरी पर्सन हु इज बिजनेसमैन जिसको 115 बीएसी के अंदर में आना होगा उसको रिटर्न भरने के पहले जाके ही कंसल्ट करना पड़ेगा कि मैं ये ऑप्शन लेने वाला हूं या नहीं लेने वाला हूं विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्योंकि कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो इन सेक्शन का डिडक्शन क्लेम नहीं करते। आप समझ लीजिए एक छोटा सा किराना व्यापारी, एक ऑप्शन उसके पास है वो प्रिजम्पटिव इनकम ले ले और फिर उसके बाद वो 115 बीएसी को ऑप्ट कर ले। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रिजम्पटिव इनकम पे कहीं रोक नहीं है उनके, तो प्रिजम्पटिव इनकम से अपनी पीजीबीपी निकाल लो और उसके बाद 115 बीएसी ऑप्ट कर लो। वो वैसे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते थे क्योंकि जनरली न्यू प्लांट एंड मशीनरी वो लाते नहीं थे। 35 वो डोनेशन किसी को देते नहीं थे। छोटे बिजनेस के बारे में आप सोच के देखिए, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो वैसे भी 35 एडी क्लेम नहीं करते थे, स्पेसिफाइड बिजनेस में थे ही नहीं। वो वैसे भी 35 ट्रिपल सी साइट रिस्टोरेशन मिनरल वाले क्लेम नहीं करते थे। तो उनके लिए तो ये सेक्शन बहुत अच्छा वरदान है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका ऑप्शन। अच्छा, जो व्यक्ति बिजनेस के अंदर में है उन्हें बिफोर द ड्यू डेट, अब ड्यू डेट के अंदर में भी चेंज है। नो टैक्स ऑडिट वाले 31 जुलाई हैं, टैक्स ऑडिट वर्किंग पार्टनर वाले 31 अक्टूबर पर शिफ्ट हो गए। सितंबर से डेट ही 31 अक्टूबर कर दी गई है और टीपी रिपोर्ट वालों को 30 नवंबर किया गया है। इनको रिटर्न भरने से पहले एओ के पास प्रिस्क्राइब फॉर्म में जाके बताना पड़ेगा वी आर चूजिंग दिस ऑप्शन। अगर ये सेक्शन को अप्लाई किया, एएमटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, साथ साथ में मैट क्रेडिट का ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा जो मैट क्रेडिट का ऑप्शन है। असेसी को अगर बिजनेस इनकम नहीं है वो हर साल चूज कर सकता है 115 बीएसी में आना है या नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास बिजनेस इनकम है उस प्रीवियस ईयर से जिस प्रीवियस ईयर में उसने ऑप्ट किया और आगे हर प्रीवियस ईयर के लिए उसको ये ऑप्शन मैंडेटरी है। उसको अगर कभी बाहर भी आना है तो लाइफ में सिर्फ एक बार बाहर आ सकता। सपोज एक बार बाहर आ गया और फिर से 115 बीएसी उसने ऑप्ट कर लिया कुछ सालों बाद, फिर वो कभी भी लाइफ टाइम वो बाहर नहीं आ पाएगा। जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता तब तक बाहर नहीं आ पाएगा। उसको फिर मैंडेटरीली 115 बीएसी के अंदर में अपनी इनकम दिखानी होगी। इतनी सारी चीजें करने के बाद उसका स्लैब रेट क्या बनेगा? 2,50,000 तक के नील, 2,50,000 से 5 लाख तक के 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख टू 15 लाख 25% एंड अबाउ 15 लाख 30%। प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज जैसे चलते आए हैं वैसे चलेंगे, प्लस सेस जो रहेगा वो स्पेशल इनकम अलग से कैलकुलेट होगी। मस्त अमेंडमेंट है ना? मजा आया आपको अमेंडमेंट में? बेसिक में सिर्फ इतने ही है, रेसिडेंशियल में आगे देखेंगे।
बेसिक में सिर्फ इतने ही अमेंडमेंट है। करीब करीब 1 घंटा तुम सिर्फ बेसिक के चैप्टर के अमेंडमेंट देखते रहोगे, जिसमें से भी तुम सिर्फ प्रोविजन पढ़ रहे हो। इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अलग टाइम लगेगा। ये बेटा सिर्फ एक झलक है एक चैप्टर की। अभी तो सैलरी आएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में बड़े चेंजेस हैं, इन चेंजेस को हमें देखना होगा। डन, दैट्स इट। बेसिक के अंदर में आपको वाले कितने चेंजेस हैं, 115 बीएससी को हम और भी कई चैप्टर्स में आगे देखेंगे। आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए, आगे देखते हैं।